DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. Hello everyone, my name is Ritvik Kok and I have secured All India Rank 6 in the UPSC Engineering Services 2024. And before that, in Engineering Services 2023, I have secured All India Rank 44. Engineering Services exam which is being conducted by Union Public Service Commission, and it is namely a three-stage examination, mainly consists of prelims, then mains and then interview. So before explaining the strategy and all the resources and how was my journey, I would like to introduce myself before you. I am from Rajasthan, Sikar. I did my BE from MBM Engineering College, Jodhpur, and after that in 2021, I started working for Hindustan Petroleum Corporation Limited, and simultaneously I prepared for Engineering Service Examination. In Engineering Services Examination 2022, I appeared in prelims. I got a very good score in prelims, and after that I appeared in mains, and I also got the opportunity to appear in the interview. But unfortunately, my name was not in the final list, so I again started preparation along with my job in 2023, and I gave prelims and mains and then interview, and I have secured only the rank 44. So this time I was successful, and also in the 2024, I gone through all the three stages and successfully I have secured all in the rank 6. So coming to the strategy part, we have three different stages. One is prelims, then mains and then interview. First, we have two papers. One is general studies and engineering aptitude, and the second paper is mainly of technical. So in first paper consists of 200 marks and second paper consists of 300 marks. And कंबाइनली वी हैव ए कट ऑफ. तो जो पहला पेपर है उसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, और जिसमें से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरली नॉन टेक्निकल इन नेचर होते हैं, और वहीं 2 सब्जेक्ट्स होते हैं. पहला होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड. तो बात करें 200 मार्क्स में से कितना मार्क्स सफिशिएंट है या कितना मार्क्स अच्छे मार्क्स की कैटेगरीज में आता है, तो आई वुड से कि इन माय ओपिनियन anything more than 70 marks is considered as good score. तो 70 मार्क्स से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका फिर नॉन टेक्निकल पोर्शन काफी अच्छा माना जाएगा. तो इसमें जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहती है, तो इसमें सबसे पहले तो अपने को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ही उठाना चाहिए. इसका जो लॉजिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये नॉन टेक पोर्शन में भी आता है और टेक्निकल पोर्शन में भी आता है. वहीं इसका जो वेटेज है मेंस में भी, वो भी अच्छा खासा वेटेज का मेंस में भी है. तो पहला सब्जेक्ट जो आप नॉन टेक में उठाएंगे और जो प्रिपेयर करेंगे वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और उसके बाद में आता है एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड आप इसलिए प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. इसमें मेनली 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20 to 30 मार्क्स इसका वेटेज वेरी करता है. तो इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं. बचे हुए 8 सब्जेक्ट्स को आप किसी भी तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से. बट जो मेरा ओपिनियन रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड होने के बाद में आप पहला सब्जेक्ट जो उठाएंगे वो उठाएंगे मटेरियल साइंस. मटेरियल साइंस इसलिए क्योंकि इसका वेटेज सेकंड पेपर जो टेक्निकल पेपर है उसमें भी है और मेंस में भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है. तो मटेरियल साइंस होने के बाद में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उठा सकते हैं या स्टैंडर्ड्स क्वालिटी प्रैक्टिसेस उठा सकते हैं. इसमें आप पे डिपेंड करता है. बाकी बचे हुए 5 सब्जेक्ट में आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम इनको डिवोट नहीं करना है, क्योंकि पहला पेपर होता है जो यूपीएससी में, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो काफी अनप्रेडिक्टेबल पेपर है. तो उसमें आप बहुत ज्यादा अगर आप टाइम डिवोट करेंगे तो उसका प्रोपोर्शनल आउटपुट नहीं आ पाएगा. तो पहले पेपर की जो रिसोर्सेस की बात करें तो आप किसी भी, अगर आप कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हैं तो जो भी कोचिंग के नोट्स वगैरह हैं वो आप पढ़ सकते हैं. बाकी अगर आप कोचिंग आप नहीं जा रहे तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी भी कोचिंग जो रिनॉन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आप बुकलेट मंगवा के उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. अब आते हैं सेकंड पेपर पे. सेकंड पेपर होता है टेक्निकल पेपर. उसमें आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स का होता है. ये काफी स्कोरिंग एरिया है. यहाँ पे आप 180 to 200 मैं मानूंगा कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, और ये स्कोर काफी अचीवेबल है. तो इसको आप प्रिपेयर करने के लिए प्रीलिम्स में मैं ये बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करें कि जो भी
सब्जेक्ट है वो ज्यादा डेप्थ में ना कवर करके उसको जो सिलेबस है उसको पूरा आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। और जो टेक्निकल पेपर होता है दूसरा पेपर, उसमें इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, रादर देन आपके सिंपल फॉर्मूलाज या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मेन रिसोर्सेज होंगे वो तो ऑब्वियसली इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए इसका, और फिर आप जो भी किसी भी रिनॉन कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां का टेस्ट सीरीज लेके आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपके वीक एरियाज हैं, तो उसको आप बाद में लेटर ऑन यू कैन रेक्टिफाई द सेम। तो ये हो गया अपना प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी। और प्रीलिम्स में कट ऑफ की बात करें तो पिछले 1-2 साल से काफी कम कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि पेपर काफी हार्ड आने लग गया है। तो अराउंड 200 के आसपास कट ऑफ जाता है, बट आई स्टिल से कि आप 50-60 मार्क्स का वहां पे लीड बना के रखें तो काफी आपके लिए मेंस में आप अगर थोड़ा बहुत खराब भी आपका जाता है तो वहां पे वो आप कंपनसेट कर सकते हैं। और अब आते हैं अपन जो दूसरा स्टेज है मेंस पे। तो वही मैंने ये बताया कि प्रीलिम्स में जो ब्रेड्थ है सिलेबस की वो इंपॉर्टेंट होती है, जबकि मेंस में डेप्थ आप एक कंसेप्चुअल कितनी क्लैरिटी है वो उस पर डिपेंड करता है। तो मेंस में आपका ये रहता है कि जो जो सब्जेक्ट्स हैं, पहले तो आप जो अराउंड 12-13 सब्जेक्ट्स हैं उनको आप एक लिस्ट बनाइए, कौन कौन सा पेपर 1 में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन के पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और उस लिस्ट के बेसिस पे आप पहले ये डिसाइड करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि कौन से सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज है और उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का वेटेज ईयर ऑन ईयर वेरी ज्यादा नहीं करता, कभी कभार कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही रहता है। तो इसके बाद में आप क्या कीजिए, जब वेटेज डिसाइड हो गया तो पेपर 1 और पेपर 2 के सब्जेक्ट्स को आप जो सबसे पहले है आपने प्रीलिम्स में, मैं मानता हूं कि आपने अगर प्रीलिम्स क्लियर करके आप सेकंड स्टेज पे गए हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होगा वो ठीक ठाक लेवल पे होगा। तो मेंस में आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, मोर एंड मोर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है आप स्कोर बढ़ा सकते हैं आपका। तो मेंस होता है मेनली 600 मार्क्स का, पेपर 1 होता है 300 मार्क्स का, पेपर 2 भी सेम 300 मार्क्स का होता है। 8-8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों में, 2 कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, बचे हुए 6 में से आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। अब आप जब मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, आपसे सही हो रहे हैं, तो उसके बाद में आता है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज मेंस के लिए आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, और मेंस में ऐसा भी होता है कि आप अच्छा खासा गैप बना सकते हैं बाकी दूसरे एस्पिरेंट्स में, मतलब जो स्कोप है यहाँ पे लीड का वो काफी अच्छा है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने टेस्ट सीरीज लिया, या हो सकता है आप खुद से भी टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए 8 और वो सोल्व करने बैठ जाए 3 आवर्स के टाइम स्पेन में। तो इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सबसे पहले जो आप टेस्ट सीरीज को अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको ये होता है कि आपको 8 क्वेश्चन दिखे तो ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर नेसेसरी क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू बेसिकली लुक ऑन टू दोज क्वेश्चन, वो तो करने ही करने हैं। तो बाकी बचे 6 क्वेश्चन में से आप 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो जो मेरा स्ट्रेटेजी रहता था कि मैं 3 क्वेश्चन ना सेलेक्ट करके मैं इनिशियली 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करता था। 2 तो वो क्वेश्चन होते थे जो मुझे करने ही करने हैं, और तीसरा क्वेश्चन मैं 3rd या 4th में से एक करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि लास्ट में क्या होता है। लास्ट में अगर टाइम रहता है तो न्यूमेरिकल करूंगा, टाइम अगर ज्यादा रहता है तो मैं थ्योरेटिकल या मेरा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दूंगा। तो वो टाइम के हिसाब से मैं 3rd या 4th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन चूज करके लास्ट में करता था। तो जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हो सकता है कि कभी कभार आप जैसे 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको 2 ही पार्ट आ रहे हैं, मतलब 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, तो वो भी कोई इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 300 आउट ऑफ 300 तो अटेम्प्ट मैंने तो किया नहीं, और ना ही मैंने किसी मेरे कलीग या सीनियर से सुना कि उन्होंने 300 आउट ऑफ 300 अटेम्प्ट कर दिया, और अटेम्प्ट कर भी दिया तो वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आपकी सेक्रीफाइस होती है। तो आई वुड नॉट से कि आप अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना वो तो करना है ही, लेकिन आप
साइमल्टेनियसली इसके साथ अपनी एक्यूरेसी को लूज ना करे तो बेटर रहेगा। फिर जब आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर आपका दोनों की कंबाइंड कट ऑफ निकलती है, फिर आता है इंटरव्यू का फेज। इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू के लिए अगर आप चाहें तो इनिशियली टेक्निकल में जितना कुछ हुआ है वो आप एक बार पढ़ लें, एक बार गो थ्रू हो जाए, क्योंकि उसमें टेक्निकल में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें क्या फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे आपको, ना ही फॉर्मूले पूछे जाएंगे, ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। वहां पे आपको मोस्टली थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल। जैसे मशीन हुआ, मशीन में आपको पूछ लिया कि ओगिंग क्या है, क्रॉलिंग क्या है, या हंटिंग क्या है, इस टाइप के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे पावर सिस्टम में हो सकता है फेरेंटी इफेक्ट पूछ लिया गया। और इंटरव्यू में जो मेन चीज जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है वो है कि आपका डेप्थ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका 60 to 70% जो इंटरव्यू जाने वाला है वो जॉब के क्वेश्चंस पर ही जाने वाला है। लेकिन अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपको डेप्थ से काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में ये तो बताने की जरूरत नहीं है शायद कि कॉन्फिडेंस वगैरह वो सब तो मैटर करता ही है, लेकिन उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक्चुअल में आप किस हिसाब से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। वो उसका नाम ही पीटी होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। सो इट इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। जो भी आपने डेफ में भरा है उस डेफ में जैसे आपने कोई हॉबी भरी है, कोई इंटरेस्ट भरा है, तो उसको आप प्रॉपरली उनको सामने प्रेजेंट कर पाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने बस ये इंटरव्यू के लिए उन्होंने हॉबी बनाई है। तो यही है कि इंटरव्यू में तो आपको ज्यादा कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लिया है तो आपको एक सफिशिएंट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होगी। बाकी आपको जॉब है तो जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, चैलेंजेस हैं आपके जॉब में क्या आ रहे हैं, आप स्विच क्यों करना चाहते हैं, ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो अभी इंटरव्यू के लिए अगर आप चाहें तो मॉक दे सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या अपने किसी भी दोस्तों के साथ। मतलब एक रैंडम कोई भी आपके साथ जो भी तैयारी करने वाले हैं उनका एक बोर्ड बना लीजिए, वो आपके क्वेश्चंस पुट अप करेंगे और इस तरीके से आपकी एक एफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी तरह जो 3 फेजेस हैं अपन क्लियर कर सकते हैं। तो और अब आता है कि जो मेन चैलेंजेस क्या आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि तैयारी के दौरान सेटबैक्स तो आना तय है कि मतलब ऐसा तो नहीं हो गया कि आपकी तैयारी ये बहुत लंबी तैयारी है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, पूरा सब कुछ स्मूथ जाएगा, ऐसा तो मतलब रेयरली होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ था। तो आप जो सेटबैक्स आते हैं, जो आपको थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज आता है, उसमें आपको क्या करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि प्रिपरेशन के टाइम पे अच्छे दोस्तों का होना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। कि जब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जब आपके पढ़ाई के दौरान आप बीमार हो गए या किसी भी कारण से आपका टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ाई अच्छे से आप चल नहीं पाते और ये तो प्रेशर सा बिल्डअप हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो इनसे जुड़े हुए रहिए और इतना कुछ हार्ड एग्जाम है नहीं, कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहिए। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत ही हार्ड एग्जाम है, बिल्कुल हार्ड एग्जाम नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको एक कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ती है। थैंक यू। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। I'll definitely try to get back to your question.